कक्षा एकादशी वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अर्थशास्त्र की दूसरी इकाई के पहले पाठ में आज हम 1990 के दशक के बाद आई विकट परिस्थितियों में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण पर एक लघु समीक्षा इस वीडियो में करने वाले हैं। सरल अर्थ में समझा जाए तो उदारीकरण, जिसे लिबरलाइजेशन कहते हैं, उसमें सरकारी ढांचे के कार्य प्रणाली को, नीतियों को कुछ सरल करके प्रस्तुत किया जाता है। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो उद्योग या जो क्रियाकलाप पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में है, सरकारी नियंत्रण में है, उन्हें कुछ हद तक निजी हाथों में दिया जाता है ताकि कार्य की गति बढ़ाई जा सके। और वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक व्यापार या एक बाजार के रूप में संचालित करने की प्रक्रिया है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों की जो गति है उसे बढ़ा के पूरे विश्व को एक दिशा की ओर अग्रसर किया जाए। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो पिछले दो पाठों में हमने पढ़ा था कि किस तरह स्वतंत्रता से पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो पीड़ित अर्थव्यवस्था थी और उसके बाद हरित क्रांति और औद्योगिकरण और व्यापार में किस तरह सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करते हुए एक दिशा या एक सही दिशा यहाँ की अर्थव्यवस्था को देने का प्रयास किया। विद्यार्थी मित्रों, 1980 का जो दशक था वह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उठापटक का जो है दशक था। यह वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उद्योग जो थे वह निजी व्यवसायों और सरकारी मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत चलते हुए एक अच्छा आयाम प्राप्त कर रहे थे और यह वह समय था जब सरकार को उस परिस्थिति को नियंत्रित करते हुए एक लंबे समय तक उसको सुचारू रखना था, जो कि यहाँ उतना व्यवहारिकता से लागू नहीं हो पाया। जैसे ही सरकार को यह लगा कि अब परिस्थिति जो है वो अनुकूल हो रही है, सरकार की जो ज्यादातर महकमे थे वो ढीले पड़ गए और ढीले पड़ने के कारण जो बैलेंस बना था वो बैलेंस काफी हद तक बिगड़ गया, जिसके दुष्परिणाम 1990 के दशक में देखने को मिले। वह दुष्परिणाम क्या थे और सरकार ने उनकी रोकथाम के लिए आगे क्या उपाय किए, आइए हम इस पाठ पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा था, जिसमें कि निजी और सरकारी दोनों संस्थान जो थे वो अपना अपना योगदान जो है बारी बारी से दे रहे थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक जो कमी देखने को मिल रही थी वो यह थी कि नियम व कानूनों की बहुत ज्यादा भरमार थी। यानी सरकार के लिए कानूनों की प्रकृति अलग थी, वह निजी उद्योगों व व्यवसायों के लिए कानून की प्रकृति अलग थी। कुछ कानून जो इस प्रकार से बनाए गए कि जो कुछ प्रकार के कुछ प्रकृति के व्यवसाय थे उन पर सरकार ने लाइसेंस सिस्टम लागू कर दिया और कुछ व्यवसायों को लघु उद्योगों के लिए जो है सुरक्षित कर दिया। तो यह देखने को मिला कि नियम व कानूनों की भरमार के कारण जो व्यावसायिक संगठन थे या जो उद्योगपति थे वह अपनी व्यावसायिक क्रियाकलापों को उतनी आसानी से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, जिसका सीधा सीधा असर जो था वह विपणन व उत्पादन पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद जो है सरकारी महकमों में, यह बहुत ही कोई नई बात नहीं है, सरकारी महकमों में जो काम था वह अपेक्षाकृत कम गति से हो रहा था और इसका एक बड़ा जो रूप था वह सरकार को इस परिणाम में देखना पड़ा कि सरकार के जो खर्चे थे वह अधिक हो गए, वह आय कम हो गई और सरकार को विदेशी पूंजी के संकट का सामना करना पड़ा। मित्रों, कोई भी सरकार एक विदेशी पूंजी का जो है एक जो सोर्स है वो अपने पास संरक्षित रखती है ताकि देश की उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिस पर हमें निर्यात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल का निर्यात। हम सबको पता है कि भारत में बहुत कम मात्रा में जो है खनिज तेल का खनन किया जाता है और इसके लिए खनिज तेल के जो आयात पर ही हमें निर्भर रहना पड़ रहा है और खनिज तेल को आयात करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को अच्छी खासी मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। 1990 के दशक में परिस्थिति यहां तक चली गई थी कि सरकार के पास केवल 15 दिन का
जो है वो खनिज तेल खरीदने की विदेशी पूंजी शेष रह गई थी और 15 दिन की उस विदेशी पूंजी के खर्च हो जाने के बाद सरकार के राजस्व में 1 पैसा भी विदेशी पूंजी का नहीं बच रहा था। तो यह अपने आप में एक बहुत ही विकट परिस्थिति थी। तो अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सरकार ज्यादातर क्या करती है, सरकार जो है अगर वह राजस्व घाटा जो है वह राष्ट्रीय सीमाओं में हुआ है तो राष्ट्रीय बैंकों से सरकार ऋण लेती है, और अगर विदेशी पूंजी की कमी पड़ती है तो सीधा सीधा सरकार को विदेशी बैंकों से ऋण लेना पड़ता है, जिससे कि सरकार अपने राजस्व घाटे को पूरा कर सके, वह पुनः देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। मित्रों, शासन चलाने के दौरान सरकार को पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है और उस विदेशी पूंजी से आयात सुनिश्चित हो पाते हैं। आयात जो है वो सीधी सीधे बात है कि विदेशी पूंजी आप जब देंगे तभी आप किसी विदेशी देश से, विदेशी संस्था से, वो चाहे खनिज पदार्थ हो, वह चाहे रॉ मटेरियल हो, वह चाहे फिनिश्ड गुड्स हो, आपको उन्हें विदेशी पूंजी यानी फॉरेन जो करेंसी है, चाहे वो डॉलर के रूप में हो, चाहे वो पाउंड के रूप में हो, आप उन्हें देनी पड़ेगी और उस विदेशी पूंजी के एक्सचेंज में आप उनसे निर्यात कर सकते हो। तो यहां हम उस आर्थिक समय सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों व अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। इस पूरे पार्ट के दौरान जो हम अभी की परिस्थिति देख रहे हैं, जहां नियमों कानूनों की भरमार थी, सरकार जो है वो राजस्व घाटे को सहन कर रही थी, विदेशी पूंजी बची नहीं थी और यहां तक परिस्थिति बिगड़ गई थी कि सरकार को वैश्विक बैंकों से विदेशी पूंजी जो है वह ऋण के रूप में लेनी पड़ी। तो सीधी सी बात है, यह एक विकट परिस्थिति और उस विकट परिस्थिति में सरकार ने किन नीतियों को अपनाया और उन नीतियों का यहां के औद्योगिक क्षेत्र व अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव की चर्चा हम आगे करेंगे। मित्रों, 1980 का जो दशक था, जैसा मैंने आपको बताया, वह एक उठापटक वाला दशक था। कई मामले ऐसे थे, कई क्षेत्र ऐसे थे जिसमें भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा था और जो है डेवलपमेंट की प्रगति के उच्चतम आयामों को छू रहा था। लेकिन जैसे ही भारत में प्रगति है वो सुचारू होने लगी, यहाँ की जो महकमे थे, यहाँ के जो सरकारी महकमे थे या जो व्यवस्था थी, वो एक हद तक शिथिल हो गई, एक हद तक ढीली पड़ गई, जिसके परिणाम 1990 के दशक में हमें देखने पड़े। 1990 के दशक में परिस्थिति जैसे मैंने आपको बताई थी कि सरकार को विदेशी बैंकों से ऋण लेना पड़ा। अब सीधी सी बात है कि अगर मेरे घर में मैं ऋण लेता हूं किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से, तो अगर मैंने ऋण लिया है तो उस ऋण का उपयोग या उस ऋण का या उस उधार ली गई राशि का प्रयोग मुझे किसी ऐसी गतिविधि में करना पड़ेगा जिस गतिविधि से वह जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेरी मूल पूंजी है, जो मैंने ऋण ली है, वह बढ़ सके और जो उससे मैंने राजस्व कमाया है उस राजस्व से पुनः मैं उस ऋण का भुगतान व ब्याज का भुगतान कर सकूं। लेकिन यहां परिस्थिति उल्टी हो गई थी। जो ऋण हमने विदेशी बैंकों से लिया था, उस ऋण का उपयोग भारत की सरकार यहां की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च कर रही थी या उसे वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च करना पड़ रहा था। क्यों? कि भारी मात्रा में सरकार के पास राजस्व की कमी थी। सरल शब्दों में समझा जाए तो उधार ली गई राशि को जहां बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना था, वह पैसा बढ़ाना तो दूर की बात, उल्टा हमें हमारी अगर मूलभूत आवश्यकताओं में खर्च करना पड़ रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि किस हद तक उस समय परिस्थिति बिगड़ चुकी थी। जो विदेशी ऋण उस समय लिया गया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा गई और क्योंकि यहां नियमों व कानूनों की भरमार थी, उस वजह से कोई भी विदेशी संस्था या कोई भी विदेशी जो है पूंजी धारक व्यक्ति यहां भारत में निवेश करने को तैयार नहीं था। यानी भारत का बाजार उस समय एक बीमारू हालत में आ गया था, जिसमें कोई भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में भारत को IBRD यानी विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उनसे अत्यधिक विदेशी ऋण की मांग रखनी पड़ी। आज भी जब हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर एक भारतीय पर एक राशि का विदेशी ऋण है, जो कि यहाँ की सरकारों ने यहाँ की प्रगति के लिए लिया था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम 90 के दशक में सरकार द्वारा विश्व बैंक से 7
बिलियन डॉलर का जो ऋण लिया गया उसके बारे में उदाहरण हम ले सकते हैं कि यह ऋण 90 के दशक में भारत की सरकार ने यहां की अर्थव्यवस्था को और सुचारू करने के लिए विश्व बैंक से 7 बिलियन डॉलर का ऋण विदेशी बैंक या विश्व बैंक से उस समय लिया और विश्व बैंक ने उस ऋण को देते समय भारत की सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी। क्या थी? 7 बिलियन डॉलर का कर्ज भारत की सरकार को देते समय यहाँ की सरकार से कुछ शर्तें रखी थी। वह शर्तें थी कि सरकार उदारीकरण करेगी। जैसा कि पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी सरलीकरण। सरकारी प्रणाली के सरलीकरण में ही उदारीकरण का उद्देश्य निहित है कि उदारीकरण के तहत सरकार अपने क्रियाकलापों को, अपने काम करने के तरीकों को इस तरह से आसान या सुलझा हुआ बनाएगी कि कोई भी विदेशी निवेशक या देशी संस्थागत निवेशक यहां बहुत आसानी से अपनी व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियों को आसानी से कर सके, आसानी से चला सके। तो उदारीकरण का सीधा सीधा जो तात्पर्य है वह कार्य प्रणाली के सरलीकरण में निहित है। दूसरी शर्त जो रखी थी वह थी कि निजी क्षेत्र को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए। उदारीकरण के समांतर ही यह शर्त थी कि जहां हम देखते थे कि आजादी के बाद ज्यादातर जो मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं थी वह सरकार खुद अपने कंट्रोल के अंदर बना रही थी, अपने नियंत्रण के अंदर उनके क्रियाकलाप रख रही थी। वहीं निजी बैंक ने ऋण देते समय एक शर्त यह रखी थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी जो गैर सरकारी या जो निजी क्षेत्र है, उसको प्रतिबंध से मुक्त करना। अब ये प्रतिबंध कई प्रकार के थे। कई उद्योगों को सरकार ने जो है लघु उद्योगों के लिए जो है वो संरक्षित कर दिया था कि उनका औद्योगिक क्रियाकलापों को निजी उद्योग जो है वो नहीं कर सकते। और कई उद्योगों पर सरकार ने जो है लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया था। लाइसेंसिंग सिस्टम करके उनके कामकाज पर एक प्रकार की नकेल कस दी थी। तो दूसरी शर्त के तहत विश्व बैंक ने यहां की सरकार से यही आशा रखी कि निजी क्षेत्र को इस प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए जहां वह स्वच्छंद होकर अपने आर्थिक गतिविधियों व औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दे सके, आसानी से वह कर सके। तीसरी शर्त जो रखी वह थी कि अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आजादी के बाद ज्यादातर उसी हिसाब से चली जैसा कि यहाँ की सरकारों ने उसे चलाया। 90 के दशक तक हम काफी जो है प्रगति के आयाम छू चुके थे, लेकिन क्योंकि 80 के दशक की उठापटक जो है वह 90 के दशक में परिणामों के रूप में सामने आने लगी और हमें विदेशी बैंकों से ऋण लेना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति बनी इसलिए क्योंकि यहाँ के जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें सरकार का बहुत गहराई तक हस्तक्षेप था कि कौन सा उद्योग क्या काम कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन की प्रकृति क्या है, उस उत्पादन में तकनीक को उपयोग किया जा रहा है या श्रम शक्ति को उपयोग किया जा रहा है। तो इन सब मामलों में क्योंकि सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप था तो वे निजी उद्योग जो थे वह उतने मुक्त होकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को जो है वह अंजाम नहीं दे पा रहे थे और जिसका जो बुरा असर जो है वह अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा था। तो तीसरी शर्त के रूप में विश्व बैंक ने यहां की सरकार से कहा कि आप यहां के औद्योगिक क्रियाकलापों में अपना हस्तक्षेप कम से कम रखेंगे, वह उसे ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र के हाथ में देंगे। और जो चौथी और अंतिम शर्त जो थी वह विदेशी पूंजी से जुड़ी हुई थी कि आपको अगर विदेशी निवेशकों को अपने देश में आकर्षित करना है, अगर आपको विदेशी पूंजी को अपने देश में लाना है तो उसके लिए आपको विदेशी देशों पर या विदेशी जो पूंजीपति है या विदेशी जो निवेशक है उन पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना पड़ेगा। यानी इसका सीधा सीधा जो अर्थ था वह वैश्वीकरण से संबंधित था कि अब भारत में
विदेशी विश्व बैंक से ऋण लेने के बाद कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी विदेशी निवेशक जो है वह मुक्त रूप से आ सकता है, वह अपना निवेश करके यहां व्यापारिक क्रियाकलापों को जो है वह अंजाम दे सकता है। मित्रों, एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह भी है, क्योंकि आजादी से 200 साल पहले भी ये विदेशी निवेशक जो है वो अंग्रेजों के रूप में आए थे और 200 साल उन्होंने भारत पर राज किया था। उन 200 सालों के राज का ही परिणाम था कि भारत को विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कुछ जो है रोक लगानी पड़ी, कुछ हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन 1990 के दशक के बाद जब भारत ने विश्व बैंक से 7 बिलियन करोड़ का ऋण लिया तो चौथी शर्त के रूप में पुनः विश्व बैंक ने भारत की सरकार से कहा कि अन्य देशों से व्यापारिक प्रतिबंध आपको हटाने पड़ेंगे, जिसका सीधा अर्थ था कि अन्य देशों की फर्में, अन्य देशों की कंपनियां, अन्य देशों के उद्योगपति, पूंजीपति व निवेशक भारत में आकर मुक्त रूप से अपने व्यापारिक क्रियाकलापों को कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार 4 शर्तें विश्व बैंक ने रखी, जहां पहली शर्त उदारीकरण की थी, दूसरी शर्त निजी क्षेत्र को मुक्त करने के रूप में थी, तीसरी शर्त सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की थी, व चौथी शर्त विदेशी निवेशकों को बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार करने के रूप में थी। तो इन 4 शर्तों को मानने पर विश्व बैंक ने भारत को 7 बिलियन करोड़ का जो ऋण है वह देना स्वीकार किया। मित्रों, इसके बाद जो उपाय भारत की सरकार द्वारा किए गए वह 2 प्रकार के उपाय थे। पहला उपाय था स्थायित्वकारी उपाय, यानी अल्पकाल के लिए जो यहाँ की बीमारू फर्में थी उनको स्थायी करने के लिए, उन्हें वापस स्वस्थ करने के लिए जो उपाय थे वो थे स्थायित्वकारी उपाय। और दूसरे जो कि लॉन्ग टर्म यानी लंबी समयावधि तक चलने वाले उपाय थे वो थे संरचनात्मक सुधार। इन पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्थायित्वकारी उपाय वे अल्पकालिक उपाय होते हैं जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कर मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, और विदेशी मुद्रा का संग्रहण करना यानी पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा संग्रहित हो सके और भुगतानों का संतुलन हो सके और महंगाई को कंट्रोल यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए सरकार ने स्थायित्वकारी या अल्पकालिक उपायों को लागू करने का निर्णय जो है वह लिया। अब इन निर्णयों में पहला जो उद्देश्य था वह था भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन को अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट इस टर्म के नाम से जाना जाता है। और भुगतान संतुलन सीधा सीधा उस तथ्य की ओर इंगित होता है जहां हम अपने भुगतानों को संतुलित कर सके। किसके साथ? विश्व के अन्य देशों के साथ। यानी कि अगर मैंने अमेरिका से 10,000 करोड़ का कच्चा माल मंगाया है और उसी वर्ष के दौरान मैंने अमेरिका को 11,000 करोड़ का नवनिर्मित माल आयात कर दिया है, तो भुगतान संतुलन के हिसाब से मैंने 1,000 करोड़ का अत्यधिक माल अमेरिका को भेजा है। तो यहां भुगतान का जो संतुलन है यानी बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वह मेरे यानी भारत के पक्ष में है, क्योंकि मैंने मंगाया है उससे ज्यादा वापस भुगतान कर दिया है या उससे ज्यादा उसके देश के पास मेरा जमा हो चुका है। तो सीधा सीधा भुगतान संतुलन विदेशों से आयात व विदेशों को निर्यात करने के दौरान जो भुगतान है उसका अपने पक्ष में संतुलन रहे उस पर इंगित करता है। यानी जितना मैंने मंगवाया है उससे ज्यादा अगर मैं भेजता हूं तो वह भुगतान का संतुलन मेरे पक्ष में है। अन्यथा अगर मैं मंगवाता ही रहता हूं और भेजने में उतना मैं समर्थ नहीं हूं तो यह भुगतान संतुलन जो है यह मेरे विपक्ष में चला जाता है, यह मेरे अगेंस्ट चला जाता है। तो पहला उद्देश्य था भुगतानों का संतुलन। दूसरा उद्देश्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मित्रों, सरकार जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2 प्रकार की स्थितियां होती है, मुद्रास्फीति और मुद्रा उन्मूलन। यानी मुद्रास्फीति वह परिस्थिति होती है जहां सरकार जो है व्यापारिक क्षेत्र में आई
जो गतिविधियों की जो ढिलाई है उनको वापस नियंत्रित करने के लिए पैसे की दर बढ़ा देती है। पैसे की दर बढ़ाने के लिए सरकारें क्या करती है, रिजर्व बैंक से कहती है, और रिजर्व बैंक जो है वह बाजार में अपना दिया हुआ जो कर्ज है वह वापस अपने पास संग्रहित करके एक प्रकार से करेंसी की शॉर्टेज यानी मुद्रा की जो है वो शॉर्टेज क्रिएट करती है, जिससे कि बाजार में महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने से जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो है उनका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसा सरकार द्वारा इसलिए किया जाता है कि जो व्यापार की नरमी है, जो व्यापार की मंदी है, जो आर्थिक मंदी है, उससे देश उबर सके। लेकिन उस समय जो नियम और कानून थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पहले से इतने कड़े थे कि देश में पहले से ही महंगाई की स्थिति थी। तो इस समय सरकार को मुद्रास्फीति को लागू करने के बजाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। तो यह दूसरे उद्देश्य के रूप में पहचाना गया कि जहां सरकार को पहले भुगतान संतुलन करना था और फिर मुद्रास्फीति को अपने नियंत्रण में करना था। और तीसरा उद्देश्य था विदेशी मुद्रा का संग्रहण, यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अपने फेवर में करके सरकार को एक अच्छी खासी मात्रा में जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, उसका संग्रहण करना था, ताकि आयात और निर्यात जो है वह स्वच्छंद रूप से जो है क्रियाकलाप जो है आयात और निर्यात के देश में जो है उन्हें अंजाम दिया जा सके, देश में उन्हें किया जा सके। तो इस तरह हम देखेंगे कि स्थायित्वकारी उपाय जो थे वह छोटे छोटी नीतियों को लागू करके त्वरित जो उसका परिणाम है उनको उगाने के लिए या उनको देखने के लिए सरकार के द्वारा किए गए थे। और इसके बाद के जो उपाय थे वो थे संरचनात्मक सुधार। मित्रों, संरचनात्मक सुधार जो है वो दीर्घकालिक उपाय होते हैं और एक लंबी समयावधि के लिए किसी ढांचे को सुधारने के लिए जो छोटे छोटे उपाय लंबे समय तक किए जाते हैं वह संरचनात्मक सुधारिक उपाय होते हैं, जिनमें दीर्घकालीन आंतरिक ढांचे को सुधारने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। और तीन अलग अलग श्रेणियों में या तीन अपवर्गों में इन उपायों को बांटा गया है, जिनमें पहला उपाय है उदारीकरण, दूसरा उपाय है निजीकरण व तीसरा उपाय है वैश्वीकरण। तो ये तीनों उपाय जो हैं हम देख सकते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण ये एक छोटे पैमाने पर न लागू होके पूरे राष्ट्र पर लागू होने थे। और क्योंकि ये पूरे राष्ट्र पर लागू होने थे इसलिए इन्हें त्वरित रूप में लागू करना उतना संभव नहीं था। इन्हें लागू करने के लिए एक बहुत ही लंबी समयावधि लगती और इस वजह से ये संरचनात्मक उपाय जो है आंतरिक ढांचे को सुधारने के लिए थे, वह दीर्घकालिक उपाय थे। तो इन तीनों उपायों में जो पहला उपाय उदारीकरण है उस पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, औद्योगिकरण में हम देख रहे थे कि काफी जो है नियम और कानून सरकार के द्वारा बना दिए गए थे। तो उदारीकरण जो है सीधा सीधा पहले उद्योग पर किस प्रकार जो है वह असर डाल रहा था कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय व विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण, ये जो उपाय थे ये कागजों के ऊपर 1980 के दशक से ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन क्योंकि ये कागजों पर ही लागू किए गए थे, इस तरह ये भौतिक रूप में उतने अच्छे आयाम में नहीं आ पाए थे और नहीं इनके उतने परिणाम देखने को मिले थे। कागजी रूप में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम जारी किए गए, लेकिन उन पर क्रियान्वयन नहीं किया गया। आयात निर्यात नीति सीधी सीधी भुगतान संतुलन को लक्षित करती है, जिसमें वह नीति बनाई जाती है जिसमें उतना ही निर्यात हो जितना हमने आयात किया है, या निर्यात को बढ़ाया जाए वह आयात को जो है कंट्रोल किया जाए। तो इसके बाद जो था तकनीकी उन्नयन, पूरे विश्व में जिस तकनीक को उपयोग कर कर उत्पादन किया जा रहा था उस तकनीक को भारत में अपनाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि तकनीक का सीधा सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा था। और क्योंकि भारतीय सरकार को यहाँ की जनसंख्या के लिए रोजगार सुनिश्चित करना था, इसलिए तकनीकी उन्नयन जो है वह यहाँ अंजाम देना थोड़ा सा जो है
वह कठिन जो है मालूम दे रहा था। अगला जो है राजकोषीय व विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण। राजकोषीय यानी राजकोषीय नीतियों का सीधा सीधा जो इंगीकरण था वह यहाँ की बैंकों के क्रियाकलाप के रूप में था, और बैंकों के क्रियाकलाप उस समय सीधे सीधे जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई जो है वह संभाल रही थी। और विदेशी निवेश नीतियां जो है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, जो कि बहुत सारे नियम मैंने जैसा आपको कहा था कि 1980 के दशक में थे, उस वजह से विदेशी नीतियां जो थी वो बहुत कठिन थी। विदेशी कंपनियों का यहां आकर निवेश करना उतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि उदारीकरण हो रहा था तो इनमें भी उदारीकरण 1980 के दशक से ही लागू किया गया, लेकिन वह भौतिक रूप में नहीं, सिर्फ लिखित और कागजी रूप में लागू किया गया था। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय व्यापार व निवेश क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। इसके अर्थ में हम यह देख सकते हैं कि उदारीकरण हो रहा था, सरलीकरण हो रहा था। सरलीकरण किसका? यहाँ की अर्थशास्त्रीय व्यवस्था का, यानी यहाँ की व्यापारिक व्यवस्थाओं का उदारीकरण हो रहा था, जिसमें पहला था औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, फिर था वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण, फिर था कर सुधार। कर सुधार यानी जो टैक्स इंप्रूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, और विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज। चौथा था व्यापार व निवेश क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना, यानी यह वह 5 क्षेत्र थे जिनमें उदारीकरण किया गया, और इस उदारीकरण को अब हम आगे देखने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले। मित्रों, उदारीकरण का विषय चर्चा हम कर रहे थे, और औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण जिस प्रकार से किया गया उसमें सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था पर विचार किया गया, जिसमें कुछ मदों को जो सरकार द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था उन मदों का लाइसेंस लगा दिया गया था, और उस लाइसेंस व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए सरकार ने एक नई लाइसेंसिंग प्रणाली बनाई, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन व विशेष औषधियों को छोड़कर बाकी उद्योगों पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। हम इन जो विशेष जो श्रेणी वाले जो उद्योग हैं इनकी प्रकृति देख सकते हैं। जैसे अल्कोहल का जो उद्योग है वह सीधे सीधे नशे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार ने इस पे लाइसेंस रखा। सिगरेट भी इसी श्रेणी में आता है। रेल और परमाणु ऊर्जा को सीधे सीधे सरकारी हस्तांतरण के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि रेल जो है वह पूरे देश से संबंधित है, और पूरी देश में जो पर्यटन की जो सुविधा है या जो माल को ढोने की जो सुविधा है उन सुविधाओं की प्रणाली को सुनिश्चित करती है। और परमाणु ऊर्जा जो है वह सीधे सीधे देश की बिजली और सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। जोखिम भरे रसायन जो थे, जो किसी विशेष परिस्थिति पर ही काम लिए जाते थे, इनका जो उत्पादन जो था वह सरकार ने लाइसेंस के अंतर्गत रखा। विस्फोटक जो था वह या तो पटाखा उद्योग या फिर जो भारत की जो डिफेंस जो था, भारत की जो सुरक्षा जो प्रणाली थी उसमें काम आने वाला था, इसलिए सरकार ने इस पर लाइसेंस नियंत्रण रखा। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर सरकार ने नियंत्रण रखा ताकि उनका सही जगह सही विशेष परिस्थिति में ही उपयोग किया जा सके। विमानन या उड्डयन यानी जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी उसे सरकार ने लाइसेंस के अंतर्गत रखा, यानी लाइसेंस के अंतर्गत रखे जाने वाले उद्योगों की प्रकृति वह प्रकृति होती है जहां किसी भी उद्योगपति को या किसी भी निवेशक को इन मदों में या इन मदों का उत्पादन या इनका पुनर्उत्पादन या इनको आगे प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य था। और इन मदों को छोड़कर बाकी कोई भी उत्पादन की प्रकृति पर अब इस व्यवस्था के उदारीकरण के अंतर्गत लाइसेंस जैसी कोई प्रक्रिया नहीं रही थी, इसलिए लाइसेंस से अतः उन्हें मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा निजी उद्यमियों का जो प्रवेश था वह अब उतना जटिल नहीं रहा था, क्योंकि सरकार को जो है उत्पादन बढ़ाना था, सरकार को उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण करना था, इसलिए निजी उद्यमियों का अब उद्योग क्षेत्र में प्रवेश जो था वह बहुत आसान हो गया था। लघु उद्योगों की जो बाध्यता थी वह बाध्यता मुक्त कर दी गई, और जो मदें लघु उद्योगों के लिए संरक्षित की गई उन मदों को अब संरक्षण से मुक्त कर दिया गया, ताकि जो बड़े उद्योग हैं वह भी उन मदों का एक बड़े क्षेत्र पर जो है उत्पादन कर सके। तो इस तरह औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण जो था वह मुख्यतः लाइसेंस व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित था, जिनमें कुछ
विशेष मदों को छोड़कर बाकी मदों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। निजी उद्यमियों के प्रवेश को बहुत आसान कर दिया गया, वह लघु उद्योगों की बाध्यता को हटा दिया गया। इसके आगे चलते हुए औद्योगिक क्षेत्र के बाद जो वित्तीय क्षेत्र आता है, तो वित्तीय क्षेत्र जो था हम यह देख सकते हैं कि उसमें बैंकिंग आता है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज आता है, उसमें पैसे यानी वित्त से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं का जो क्रियान्वयन आता है वो आता है। 1990 के दशक से पहले इन संस्थाओं का जो क्रियान्वयन था यानी वित्तीय संस्थाओं का जो क्रियान्वयन था वह सीधे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यह निश्चित करता था कि कितना ऋण किस बैंक को दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ही यह निश्चित करता था कि किस बैंक को अपना कितना पैसा जो है वह संरक्षित यानी रिजर्व करके रखना है। रिजर्व बैंक ही जो ब्याज की दर है वह निश्चित करता था। रिजर्व बैंक ही है जो लघु जो बैंक थे उनकी क्रियाकलापों को जो है वो निश्चित करता था। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज था, जो शेयर मार्केट था, 1990 के दशक से पहले स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बैंक ही जो है कंट्रोल करता था। उसके बाद में जो है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर सेबी की स्थापना की गई यानी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों के जो उनका जो विपणन था उनको आरबीआई के क्रियाकलापों से विच्छेद कर दिया गया या अलग कर दिया गया। व्यावसायिक व निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का बाजार जो आरबीआई के द्वारा नियमन किए जाते थे, 1991 के बाद इन्हें मुक्त कर दिया गया। यानी आरबीआई को सिर्फ इनके क्रियाकलापों पर एक दृष्टिगोचर रखना था, ध्यान रखना था, लेकिन सीधा सीधा हस्तक्षेप जो आरबीआई का जो था वह इन पर से हटा दिया गया। और यह एक उदारीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण था जो वित्तीय क्षेत्र में हमें देखने को मिला। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जो एफआईआई थी, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो थे वह भारतीय बाजार में पैसा लगाने लगे। ये इसका जो उल्टा होता है वो होता है डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस, यानी जो है स्वदेशी निवेशक संस्थाएं। और एफआईआई जो थे वह अब आरबीआई का क्योंकि जो है स्टॉक एक्सचेंज पर कंट्रोल नहीं रहा था, तो भारतीय बाजार में एफआईआई और डीआईआई बहुत आसानी से अपना निवेश कर सकते थे। इसके अलावा जो है व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड आदि भी भारतीय बाजारों में इन्हें भी निवेश की अनुमति मिली। व्यापारिक बैंक जो थे जैसे कि आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इस तरह के जो संस्थाएं हैं जो कि केवल उद्योग क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों को करती है, उनकी भी जो गतिविधियां थी वह अब आसान हो गई थी। और म्यूचुअल फंड जैसी पद्धतियों का जो अब तक विदेशों में ही चलन था, वैसी वो पद्धतियों का चलन अब भारत में भी शुरू हो गया, जहां म्यूचुअल फंड के अंतर्गत कुछ कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं और उन शेयरों के मूल्य के बढ़ने और घटने का जो एक प्रभाव होता है वह एक निवेशकों के बहुत बड़ा जो उनका ग्रुप बना दिया जाता है और वह पूरा निवेशकों का ग्रुप जो है उस प्रभाव पर दृष्टिगोचर रहता है और उस प्रभाव के घाटे और नुकसान को देखता है। इस तरह जो गतिविधियां अब तक आरबीआई कंट्रोल कर रहा था या आरबीआई जिन्हें देख रहा था, आरबीआई के मुक्त होने के बाद जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं और जो भारतीय निवेशक हैं, इसके अलावा व्यापारिक बैंक व म्यूचुअल फंड आदि जो निवेशक हैं वह बहुत आसानी से भारतीय वित्तीय बाजार में अपनी वित्तीय गतिविधियां अब बहुत ही आसानी से और कुशलता से चला सकते थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के बाद वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार उदारीकरण किया गया, उन्हें किस प्रकार आरबीआई के प्रभाव से मुक्त किया गया और उसका जो परिणाम है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके आगे जो उदारीकरण किया गया वो था टैक्स पॉलिसी में, यानी जो भारत की कर प्रणाली है उसमें सुधार किया गया। और इस सुधार का सीधा सीधा जो उद्देश्य था वह था एक अच्छी खासी मात्रा में कर से राजस्व को पैदा करना। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कर प्रणाली जो है वह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उस समय से भारतीय अर्थशास्त्र में हम देखते हुए आ रहे हैं। और 1990 के दशक में जो उसमें उदारीकरण किया गया वह दोनों प्रकार के करों पर किया गया, यानी जो डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन दोनों पर जो उदारीकरण का जो प्रभाव था वह देखने को मिला।
मित्रों, प्रत्यक्ष कर वह होता है जो सीधा सीधा जनता, देश की जो जनता है वह अपनी कमाई का जब हिस्सा देश को कर के रूप में देती है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो हम सेवाओं व वस्तुओं को खरीदते समय उनके मूल्य पर कर जोड़कर जो हम सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अदा करते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जो हर साल हम रिटर्न भरते हैं, उस समय सरकार को हम अपनी पूरे साल की कमाई गई कमाई को बताकर सरकार को एक उसका हिस्सा कर के रूप में दे सकते हैं। और अप्रत्यक्ष कर हम उस प्रकार देते हैं जहां हम किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य में उस कर को चुकाकर हम सरकार को अदा करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हूं तो उस पेट्रोल की राशि जो मैंने अदा की है उसमें से एक राशि का जो एक भाग है वह सरकार को अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाता है। और इनमें सुधार करते हुए प्रत्यक्ष करों में जो कर की दरें थी या जो कर की जो सीमा थी, वह सीमा सरकार ने बढ़ा दी, जिससे कि देश के जन सामान्य को कर देने के लिए उत्साहित किया जा सके। इसका प्रभाव यह पड़ रहा था कि एक जनसंख्या का बड़ा तबका स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब इनकम टैक्स भरने लगा था। यानी अगर मैं अपने देश के राजस्व में योगदान कर रहा हूं तो सीधा सीधा मैं देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हूं। और इसके लिए सरकार ने जो कर निर्धारण की जो सीमा है वह बढ़ा दी थी कि यानी अगर मैं 3 लाख रुपए साल के कमाता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि लोगों की जो इनकम टैक्स भरने की जो उनकी जो आदत थी वह अब स्वभाव में उनके आने लगी और सरकार के पास एक अच्छी खासी मात्रा में जो कर राजस्व है वह इकट्ठा होना सुनिश्चित हो गया। जो अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं व सेवाओं पर लगाया जाता है, उनकी दरें भी कम की गई, उनकी दरों में भी संशोधन किया गया ताकि देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कम किया जा सके। और इस कर प्रणाली में, इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो सुधार है, उस सुधार का एक उदाहरण हमें 2016 में देखने को मिला जब संसद भवन में जीएसटी को पास किया गया। और 2017 में जब इसे लागू किया गया तो एक राष्ट्र, एक बाजार व एक कर, यह व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में इस उद्देश्य से लागू की गई कि जहां पूरे भारत को एक कर प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा, वह देश एक उद्देश्य से, एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र व कर क्षेत्र में उदारीकरण करते हुए सरकार ने जो अपनी कार्य प्रणाली थी उसका सरलीकरण किया। इसके आगे के जो 2 बिंदु हैं वह हम अब प्रकाश उन पर किए गए क्रियाकलापों में विदेशी विनिमय सुधार, विदेशी विनिमय जो है वह सीधा सीधा फॉरेन एक्सचेंज और भुगतान संतुलन पर केंद्रित होता है। तो 1991 में विदेशी विनिमय सुधार के अंतर्गत अन्य जो देश थे उनकी तुलना में जो भारतीय मुद्रा थी उसका अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन किया गया। डिवैल्यूएशन वह प्रक्रिया होती है जहां एक देश अपने देश की मुद्रा के मूल्य को सब देशों के सामने स्वीकारते हुए एक उसका मूल्य निश्चित कर देता है। और वह ज्यादा भी हो सकता है, वह कम भी हो सकता है, लेकिन उसमें सर्वमान्यता यानी सब देशों द्वारा उसे माना जाए, वह जो चीज है वह मुख्यतः स्वीकारी जाती है। तो क्योंकि अवमूल्यन यहाँ की सरकार के द्वारा किया गया, तो अब जो था नई परिस्थिति में जो यहाँ का व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र था वह ही आज के समय में विदेशी मुद्रा की मांग व उसकी आपूर्ति को संतुलित रखते हुए विदेशी मुद्रा का जो मूल्य था उसे अब निश्चित करने वाला था। तो 1991 में अन्य देशों की तुलना में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और इसके तहत बाजार ही जो था
वह मांग के आधार पर विदेशी मुद्रा का मूल्य तय करने वाला था। यानी अगर मांग ज्यादा है तो वह मूल्य बढ़ जाता और अगर मांग कम है तो वह मूल्य घट जाता। इसके अलावा मूल्य को जो तय करने की एक पद्धति थी वह इस बात पर भी निर्भर करती थी कि भारत में किस मात्रा में विदेशी जो करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा है, वह उपलब्ध है। लेकिन इस पर जो अवमूल्यन था उससे काफी हद तक नकेल कसी गई और आगे के परिप्रेक्ष्य में बाजार ही जो था वह उस मूल्य को उसकी मांग के व उसकी उपलब्धता के हिसाब से निश्चित करने वाला था। आज भी हम देखते हैं कि अखबार में रोज हमें डॉलर और पौंड की जो भाव है वो देखने को मिलते हैं, जहां $1 का भाव जो कुछ है 71 रुपए के आसपास है। और यह तय जो होता है या कोई सरकार तय नहीं करती है, यह जो बाजार है वो बाजार तय करता है कि किस देश की जो मुद्रा है उसका कितना मूल्य है और यह मूल्य उस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान के जो संतुलन है उसके आधार पर निश्चित किया जाता है। और इसके आगे जो उदारीकरण जो था वह व्यापार और निवेश क्षेत्र में था, जहां व्यापार और निवेश की नीतियों में सुधार किया गया। किस प्रकार सुधार किया गया कि आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की जो प्रतिबंध थे उन्हें पूरी तरह से समाप्त किया गया। परिमाणात्मक प्रतिबंध यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। भारत में कौन सा उद्योग किस मात्रा में आयात करेगा, यानी कौन सा उद्योग किस मात्रा में अपने माल को विदेशों में भेजेगा या बेचेगा, वह माल की जो मात्रा थी वह सरकार द्वारा नियंत्रित थी, जिसका नियंत्रण इस उदारीकरण की नीति के अंतर्गत हटा दिया। क्योंकि सरकार को पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी की आवश्यकता थी, तो अब से हर उद्योग के पास, हर पूंजीपति के पास अपनी एक स्वच्छंदता थी कि वह कितनी ही मात्रा में उत्पादन कर सकता था और न केवल उत्पादन कर सकता था बल्कि उसको अपनी अनुसार मांगी गई मात्रा में आयात कर सकता था, विदेशों में बेचकर और एक अच्छी मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा जो है भारत के लिए कमा सकता था। तो पहले के बजाय अब जो था आयात और निर्यात पर जो परिमाणात्मक प्रतिबंध थे, यानी किस मात्रा में जो है माल जो है वो भेजा जा रहा था, उस मात्रा का जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, उस प्रतिबंध को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई, यानी जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम की जो रेट्स होती है, उन दरों में एक भारी कटौती की गई ताकि भारत में निर्यात है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी बढ़ोतरी को सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ जो आयात हो रहा था, यानी जो वस्तुएं बाहर से भारत आ रही थी, उन पे जो लाइसेंस प्रक्रिया थी उसे काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। जो मैंने मदें आपको बताई थी, उन मदों के अलावा अगर कोई भी प्रकार की वस्तु भारत में अगर आ रही थी तो उस पे लाइसेंस जो था अब लागू नहीं हो रहा था। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो वह सामान की कुछ वेबसाइट्स ऐसी है, जैसे अमेजॉन है, जैसे बैंगोड है, और इन वेबसाइट के अंतर्गत हम किसी भी देश से कोई सा भी हमारा जो आवश्यकता का सामान है वह हम घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, क्योंकि इन पर लाइसेंस की प्रक्रिया जो थी उसी समय समाप्त कर दी गई थी और इसका सीधा सीधा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना था। अलावा इसके भारतीय वस्तुओं पर जो निर्यात शुल्क था, यानी जो जब यहाँ से वस्तुएं निर्यात की जाती थी, यहाँ से वस्तुएं जब एक्सपोर्ट की जाती थी, तो उस समय जो शुल्क लगता था, जो चुंगी लगती थी, जो कि जहाजों पर या विमानों में उस माल को ढोने के समय दी जाती थी, उस वस्तुओं की लागत को कम करने के लिए उस निर्यात शुल्क को उस समय पूरी तरह समाप्त कर दिया गया ताकि कम लागत पर यहाँ की वस्तुओं को विदेशों में बेचा जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो 5 मदें थी, पहला औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा जो था वित्तीय क्षेत्र, तीसरा जो था कर प्रणाली, चौथा जो है विदेशी विनिमय सुधार और पांचवा और अंतिम है जो विदेशी निवेश सुधार है। इसके अंतर्गत विभिन्न मदों पर लागू किए गए उदारीकरण को हमने अब तक जो है देखा और उन्हें समझा, और हम देख सकते हैं कि उदारीकरण का किस तरह उन पर सकारात्मक या नकारात्मक उदारीकरण का विषय चर्चा हम कर रहे थे। और औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण जिस प्रकार से किया गया, उसमें सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था
पर विचार किया गया, जिसमें कुछ मदों को जो सरकार द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था, उन मदों का लाइसेंस लगा दिया गया था और उस लाइसेंस व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए सरकार ने एक नई लाइसेंसिंग प्रणाली बनाई, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन व विशेष औषधियों को छोड़कर बाकी उद्योगों पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। हम इन जो विशेष जो श्रेणी वाले जो उद्योग हैं, इनकी प्रकृति देख सकते हैं। जैसे अल्कोहल का जो उद्योग है वह सीधे सीधे नशे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार ने इस पे लाइसेंस रखा। सिगरेट भी इसी श्रेणी में आता है। रेल और परमाणु ऊर्जा को सीधे सीधे सरकारी हस्तांतरण के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि रेल जो है वह पूरे देश से संबंधित है और पूरी देश में जो पर्यटन की जो सुविधा है या जो माल को ढोने की जो सुविधा है, उन सुविधाओं की प्रणाली को सुनिश्चित करती है। और परमाणु ऊर्जा जो है वह सीधे सीधे देश की बिजली और सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। जोखिम भरे रसायन जो थे, जो किसी विशेष परिस्थिति पर ही काम लिए जाते थे, इनका जो उत्पादन जो था वह सरकार ने लाइसेंस के अंतर्गत रखा। विस्फोटक जो था वह या तो पटाखा उद्योग या फिर जो भारत की जो डिफेंस जो था, भारत की जो सुरक्षा जो प्रणाली थी, उसमें काम आने वाला था, इसलिए सरकार ने इस पर लाइसेंस नियंत्रण रखा। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर सरकार ने नियंत्रण रखा ताकि उनका सही जगह सही विशेष परिस्थिति में ही उपयोग किया जा सके। विमानन या उड्डयन यानी जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी, उसे सरकार ने लाइसेंस के अंतर्गत रखा। यानी लाइसेंस के अंतर्गत रखे जाने वाले उद्योगों की प्रकृति वह प्रकृति होती है जहां किसी भी उद्योगपति को या किसी भी निवेशक को इन मदों में या इन मदों का उत्पादन या इनका पुनर्उत्पादन या इनको आगे प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य था। और इन मदों को छोड़कर बाकी कोई भी उत्पादन की प्रकृति पर अब इस व्यवस्था के उदारीकरण के अंतर्गत लाइसेंस जैसी कोई प्रक्रिया नहीं रही थी, इसलिए लाइसेंस से अतः उन्हें मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा निजी उद्यमियों का जो प्रवेश था वह अब उतना जटिल नहीं रहा था, क्योंकि सरकार को जो है उत्पादन बढ़ाना था, सरकार को उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण करना था, इसलिए निजी उद्यमियों का अब उद्योग क्षेत्र में प्रवेश जो था वह बहुत आसान हो गया था। लघु उद्योगों की जो बाध्यता थी वह बाध्यता मुक्त कर दी गई और जो मदें लघु उद्योगों के लिए संरक्षित की गई, उन मदों को अब संरक्षण से मुक्त कर दिया गया, ताकि जो बड़े उद्योग हैं वह भी उन मदों का एक बड़े क्षेत्र पर जो है उत्पादन कर सके। तो इस तरह औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण जो था वह मुख्यतः लाइसेंस व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित था, जिनमें कुछ विशेष मदों को छोड़कर बाकी मदों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। निजी उद्यमियों के प्रवेश को बहुत आसान कर दिया गया, वह लघु उद्योगों की बाध्यता को हटा दिया गया। इसके आगे चलते हुए औद्योगिक क्षेत्र के बाद जो वित्तीय क्षेत्र आता है, तो वित्तीय क्षेत्र जो था हम यह देख सकते हैं कि उसमें बैंकिंग आता है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज आता है, उसमें पैसे यानी वित्त से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं का जो क्रियान्वयन आता है वो आता है। 1990 के दशक से पहले इन संस्थाओं का जो क्रियान्वयन था, यानी वित्तीय संस्थाओं का जो क्रियान्वयन था, वह सीधे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यह निश्चित करता था कि कितना ऋण किस बैंक को दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ही यह निश्चित करता था कि किस बैंक को अपना कितना पैसा जो है वह संरक्षित यानी रिजर्व करके रखना है। रिजर्व बैंक ही जो ब्याज की दर है वह निश्चित करता था। रिजर्व बैंक ही है जो लघु जो बैंक थे उनकी क्रियाकलापों को जो है वो निश्चित करता था। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज था, जो शेयर मार्केट था, 1990 के दशक से पहले स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बैंक ही जो है कंट्रोल करता था। उसके बाद में जो है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर सेबी की स्थापना की गई, यानी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों के जो उनका जो विपणन था उनको आरबीआई के क्रियाकलापों से विच्छेद कर दिया गया या अलग कर दिया गया। व्यावसायिक व निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का बाजार जो आरबीआई के नियमन
आरबीआई के द्वारा नियमन किए जाते थे, 1991 के बाद इन्हें मुक्त कर दिया गया। यानी आरबीआई को सिर्फ इनके क्रियाकलापों पर एक दृष्टिगोचर रखना था, ध्यान रखना था, लेकिन सीधा सीधा हस्तक्षेप जो आरबीआई का जो था वह इन पर से हटा दिया गया। और यह एक उदारीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण था जो वित्तीय क्षेत्र में हमें देखने को मिला। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जो एफआईआई थी, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो थे वह भारतीय बाजार में पैसा लगाने लगे। ये इसका जो उल्टा होता है वो होता है डीआईआई, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस, यानी जो है स्वदेशी निवेशक संस्थाएं। और एफआईआई जो थे वह अब आरबीआई का क्योंकि जो है स्टॉक एक्सचेंज पर कंट्रोल नहीं रहा था, तो भारतीय बाजार में एफआईआई और डीआईआई बहुत आसानी से अपना निवेश कर सकते थे। इसके अलावा जो है व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड आदि भी भारतीय बाजारों में इन्हें भी निवेश की अनुमति मिली। व्यापारिक बैंक जो थे जैसे कि आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इस तरह के जो संस्थाएं हैं जो कि केवल उद्योग क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों को करती है, उनकी भी जो गतिविधियां थी वह अब आसान हो गई थी। और म्यूचुअल फंड जैसी पद्धतियों का जो अब तक विदेशों में ही चलन था, वैसी वो पद्धतियों का चलन अब भारत में भी शुरू हो गया, जहां म्यूचुअल फंड के अंतर्गत कुछ कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं और उन शेयरों के मूल्य के बढ़ने और घटने का जो एक प्रभाव होता है वह एक निवेशकों के बहुत बड़ा जो उनका ग्रुप बना दिया जाता है और वह पूरा निवेशकों का ग्रुप जो है उस प्रभाव पर दृष्टिगोचर रहता है और उस प्रभाव के घाटे और नुकसान को देखता है। इस तरह जो गतिविधियां अब तक आरबीआई कंट्रोल कर रहा था या आरबीआई जिन्हें देख रहा था, आरबीआई के मुक्त होने के बाद जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं और जो भारतीय निवेशक हैं, इसके अलावा व्यापारिक बैंक व म्यूचुअल फंड आदि जो निवेशक हैं वह बहुत आसानी से भारतीय वित्तीय बाजार में अपनी वित्तीय गतिविधियां अब बहुत ही आसानी से और कुशलता से चला सकते थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के बाद वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार उदारीकरण किया गया, उन्हें किस प्रकार आरबीआई के प्रभाव से मुक्त किया गया और उसका जो परिणाम है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके आगे जो उदारीकरण किया गया वो था टैक्स पॉलिसी में, यानी जो भारत की कर प्रणाली है उसमें सुधार किया गया। और इस सुधार का सीधा सीधा जो उद्देश्य था वह था एक अच्छी खासी मात्रा में कर से राजस्व को पैदा करना। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कर प्रणाली जो है वह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उस समय से भारतीय अर्थशास्त्र में हम देखते हुए आ रहे हैं। और 1990 के दशक में जो उसमें उदारीकरण किया गया वह दोनों प्रकार के करों पर किया गया, यानी जो डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन दोनों पर जो उदारीकरण का जो प्रभाव था वह देखने को मिला। मित्रों, प्रत्यक्ष कर वह होता है जो सीधा सीधा जनता, देश की जो जनता है वह अपनी कमाई का जब हिस्सा देश को कर के रूप में देती है वो प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो हम सेवाओं व वस्तुओं को खरीदते समय उनके मूल्य पर कर जोड़कर जो हम सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अदा करते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जो हर साल हम रिटर्न भरते हैं उस समय सरकार को हम अपनी पूरे साल की कमाई गई कमाई को बताकर सरकार को एक उसका हिस्सा कर के रूप में दे सकते हैं। और अप्रत्यक्ष कर हम उस प्रकार देते हैं जहां हम किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य में उस कर को चुकाकर हम सरकार को अदा करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा हूं तो उस पेट्रोल की राशि जो मैंने अदा की है उसमें से एक राशि का जो एक भाग है वह सरकार को अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाता है। और इनमें सुधार करते हुए प्रत्यक्ष करों में जो कर की दरें थी या जो कर की जो सीमा थी वह सीमा सरकार ने बढ़ा दी, जिससे कि देश के जन सामान्य को कर देने के लिए उत्साहित किया जा सके। इसका प्रभाव यह पड़ रहा था कि एक जनसंख्या का बड़ा तबका स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब इनकम टैक्स भरने लगा था। यानी अगर मैं अपने देश के राजस्व में योगदान कर रहा हूं तो सीधा सीधा मैं देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हूं
और इसके लिए सरकार ने जो कर निर्धारण की जो सीमा है वह बढ़ा दी थी कि यानी अगर मैं 3 लाख रुपए साल के कमाता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद अगर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि लोगों की जो इनकम टैक्स भरने की जो उनकी जो आदत थी वह अब स्वभाव में उनके आने लगी और सरकार के पास एक अच्छी खासी मात्रा में जो कर राजस्व है वह इकट्ठा होना सुनिश्चित हो गया। जो अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं व सेवाओं पर लगाया जाता है, उनकी दरें भी कम की गई, उनकी दरों में भी संशोधन किया गया ताकि देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कम किया जा सके। और इस कर प्रणाली में, इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो सुधार है, उस सुधार का एक उदाहरण हमें 2016 में देखने को मिला जब संसद भवन में जीएसटी को पास किया गया और 2017 में जब इसे लागू किया गया तो एक राष्ट्र, एक बाजार व एक कर, यह व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में इस उद्देश्य से लागू की गई कि जहां पूरे भारत को एक कर प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा, वह देश एक उद्देश्य से, एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र व कर क्षेत्र में उदारीकरण करते हुए सरकार ने जो अपनी कार्य प्रणाली थी उसका सरलीकरण किया। इसके आगे के जो 2 बिंदु हैं वह हम अब प्रकाश उन पर डालने का प्रयास करते हैं।